Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज मैं आपको कराने वाला हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम करेंगे मध्य प्रदेश का गठन। देखिए, ये आपके जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है, और आपका आने वाला जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है 20 तारीख से आपकी परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएंगी, 20 नवंबर से। तो उसके लिए ये स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आप लोगों के लिए। समय से पहले आपका MPGK का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम MP का GK, तो जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की गठन की। तो आप देख सकते हैं, ये रहा कुछ मध्य प्रदेश हमारे सामने। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का दिखता है आज के समय। अगर वहीं हम बात करें 2020 की, सॉरी 2000 की, सन 2000 की, तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो कुछ अलग प्रकार का दिखता होगा इसका मैप। अगर बात करें 1956 में, थोड़ा सा और पीछे जाकर अगर हम बात करते हैं 1956 में, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पर गठन किया गया था। तो उस समय मध्य प्रदेश कुछ अलग प्रकार से दिखता होगा। अगर वहीं हम थोड़ा और पीछे जाते हैं 1947 1947 में, आप सभी को पता है कि इस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश का कुछ अलग स्वरूप हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी देसी रियासतों को मिलाकर एक नया प्रकार का मध्य प्रदेश बनाया गया था। और उस समय क्या था कि प्रशासनिक तौर पर यह संरचना की गई थी, पूरा गठन किया गया था। तो उस समय कुछ अलग परिस्थितियाँ हुआ करती थी। यहाँ का मैप अलग था, मध्य प्रदेश का रूप अलग था, पूरी तरह अलग दिखता था। और आगे चल के 1956 में अगर हम बात करें, तो ये वो परिस्थिति हो गई थी यहाँ पर कि राज्य को भाषा के आधार पर बना दिया गया था। तो नॉर्मल सी बात है कि 1947 में कुछ अलग होगा और 1956 में कुछ अलग था ये। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ, क्योंकि हमें देखिए मध्य प्रदेश का गठन अगर समझना है तो हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं 1947 से भी, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था हमारे देश में। उस समय मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा असल में मध्य प्रदेश की हम उसको उपाधि दे सकते हैं, उसको मध्य प्रदेश कह सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले पीछे हम चलते हैं, अंग्रेज़ों के समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पुराने मध्य प्रदेश की। हालांकि हम इसको पुराना मध्य प्रदेश नहीं बोलते हैं, क्योंकि पुराना मध्य प्रदेश अगर बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय इसका नाम मध्य प्रदेश था ही नहीं भाई। अंग्रेज़ों के समय इसका एक नाम था सीपी और बरार, और सिर्फ इतने हिस्से का नाम था सीपी और बरार। ये भी समझ लो कितने, सिर्फ इतने हिस्से का। तो कैसे हम इसको पुराना मध्य प्रदेश बोल दें? नहीं बोल सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश अस्तित्व में था ही नहीं उस समय। उस समय तो इसका नाम सीपी और बरार था। आगे चल के इन्हीं का नाम बदल दिया गया था, आगे चलकर इसके साथ ये मिला लिया गया था, ये वाला हिस्सा भी मिला लिया गया था और नाम बदल दिया गया था। वो स्थिति आ जाती है। शुरुआत में तो इनको मिलाया भी नहीं गया था, सिर्फ इतने हिस्से का नाम रखा गया था मध्य प्रदेश, सिर्फ इतने हिस्से का। तो वो आज़ादी के बाद की बात है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर आज़ादी से पहले की, अंग्रेज़ों के समकाल की, ब्रिटिश काल की बात करें। तो देख लेते हैं हम लोग ब्रिटिश काल के पहले बात करते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये आपको मैप दिख रहा होगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे इतने क्षेत्र की। ये क्षेत्र है महाकौशल, इसको कहा जाता था महाकौशल क्षेत्र। ये महाकौशल क्षेत्र का बहुत सारा एरिया था। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, आपका जबलपुर भी आ जाता था, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल। तो ये बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था कि जो ये महाकौशल कहा जाता था। इसकी राजधानी हुआ करती थी भाई जबलपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ का भी देखो, यहाँ तक मैंने इसको वो किया, तो छत्तीसगढ़ का आप और समझ सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव जो कि अभी छत्तीसगढ़ में चला गया है, बस्तर और राजगढ़। तो ये जो क्षेत्र थे छत्तीसगढ़ के थे। तो एक एक चीज़ें आपको याद रखनी, इन पर क्या है, हमारे देश में अंग्रेज़ों का 200 साल राज रहा है। तो अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार भी किए और हड़प्पा भी बहुत सारे राज्यों को। तो इन्होंने क्या किया, इसका कुछ क्षेत्र पेशवाओं के पास था, कुछ क्षेत्र सिंधियाओं के पास था और कुछ क्षेत्र जो है भोसलों के पास था।
अगर हम बात करें नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो भोसलों के पास होगा, नॉर्मल सी बात है। ऊपर वाला देखिए सिंधियाओं के पास होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आपकी देसी रियासतें थी, देसी राजा थे, उनके पास ये क्षेत्र अंडर में था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे ये क्षेत्र छीन लिया, पूरा क्षेत्र छीन लिया। जो महाकौशल का कुछ क्षेत्र इन्होंने क्या किया, सिंधियाओं से छीना, तो कुछ क्षेत्र भोसलों से छीना, तो कुछ क्षेत्र क्या किया इन्होंने पेशवाओं से छीना। पेशवा मराठी शासक थे ना। तो ये वाला जो पूरा मैंने रेड कलर में आपको कलर कर दिया है, ये देख लीजिए, थोड़ा घिचड़ पिचड़ लग रहा होगा, लेकिन ये क्षेत्र उन्होंने क्या किया, छीन लिया। किनों से, पेशवा, सिंधिया और भोसलों से। अब इसका एक नया नाम रख दिया, महाकौशल सब कुछ ख़त्म करके एक नया नाम रख दिया। क्या रखा, सागर नर्मदा टेरिटरी। नोट कर लीजिए, इसका नाम रखा इन्होंने सागर नर्मदा टेरिटरी। सागर नर्मदा टेरिटरी, ये नाम रखा इन्होंने इसका, ठीक है, टेरिटरी, सागर नर्मदा टेरिटरी। अब भाई समय बीतता गया, ये सागर नर्मदा टेरिटरी पर अंग्रेज़ अपना काम करते रहे। अब इनका दिमाग तो भाई तेज़ चलता था, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हड़पना है। जैसे कि आज के समय में देखा जाए, चाइना क्या करता है, अपने आसपास के क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश करता है कि नहीं करता। वही काम करते थे अंग्रेज़, हमारे देश में ही रहकर हमारे देश का ही क्षेत्र हड़पते जा रहे थे। धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल जो है, हड़प नीति के हिसाब से एक दूसरे का जो है लड़ाते थे, एक दूसरे राजाओं को, और उनका क्षेत्र छीनते जाते। अब बात करें हम 1861 में, तो 1861 में इन्होंने क्या चाल चली, 1861 में इन्होंने धीरे से क्या किया, चलिए 1861 से पहले हम बात करें कुछ और, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र था, ये तो हमने बता दिया नर्मदा टेरिटरीज, इसका नाम रख दिया सागर नर्मदा टेरिटरी। इन्होंने क्या किया, भोसलों से नागपुर को भी छीन लिया भाई, ठीक है, लगे हाथ क्या किया इन्होंने, नागपुर को भी छीन लिया भोसलों से, बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, नागपुर भी इनके साथ मिल गया। देखिए मैप में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है सारी चीज़ों की, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एरो वगैरह बना रहा हूँ, तो आप लोग एग्जैक्ट ये ना समझ लें कि नागपुर की लोकेशन यही है, या फिर ये तो मतलब एक मैं आपको रफली एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर MP GK पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्योर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जब प्योर लोकेशन आपको बताऊँगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा 99% आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही बताऊँ, लेकिन जहाँ पर समझाने वाली बात है तो वहाँ पर हम रफली ओवरव्यू ऊपर समझाएंगे। तो नागपुर को भी ये हड़पते हैं कुछ समय बाद, और नागपुर को अपनी राजधानी बना लेते हैं, समझ गए। नागपुर को छीन लेते हैं किनसे, भोसलों से, और इसको राजधानी बना लेते हैं। इन्होंने बोला भैया महाकौशल हमने पूरा कब्जा तो कर लिया, अब हम इसको जबलपुर राजधानी नहीं बनाएंगे, हम नागपुर छीनकर नागपुर को राजधानी बना लिया, भोसलों से नागपुर छीन लिया। अब ये समय बीतता जाता है और हम आ जाते हैं 1861 के समय। तो 1861 में ये क्या करते हैं भाई, इनका और तेज़ दिमाग चलता है। 1861 में इसी नर्मदा सागर टेरिटरीज़ का नाम बदल देते हैं, बस सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, नाम बदल देते हैं 1861 में, जिसके अंतर्गत आपका महाकौशल था पूरा और नागपुर था, इसका नाम बदल कर देते हैं ये सेंट्रल प्रोविंस, CP। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ क्या करते हैं, नाम बदलते हैं 1861 में। वहीं सागर नर्मदा टेरिटरीज़ के साथ जब इन्होंने नागपुर को मिला लिया, तो आगे चल के 1861 में नागपुर को अपनी ये राजधानी तो बना लेते हैं शुरुआत में, लेकिन 1861 में इसका नाम बदल के CP कर देते हैं, भाई ये सेंट्रल प्रोविंस है हमारा। फिर और समय बीतता जाता है, आगे समय के साथ साथ हम आते हैं 1903 में। 1903 में ये अपना रंग दिखाते हैं, धीरे से क्या करते हैं, विदर्भ के, जिसको हम बरार क्षेत्र बोलते हैं, विदर्भ के 4 जिलों को हड़पते हैं और इसी अपने सेंट्रल प्रोविंस में मिला लेते हैं। और साथ में क्या करते हैं, निज़ाम से छत्तीसगढ़ का भी बहुत सारा क्षेत्र छीन लेते हैं और इसको भी इसी अपने CP में मिला लेते हैं। ये पूरे है ना, ये वाले पूरे क्षेत्रों को क्या करते हैं, इसी CP में मिला लेते हैं, सेंट्रल प्रोविंस में मिला लेते हैं। तो अब इस प्रकार से 1903 में अंग्रेज़ों के पास ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ये क्षेत्र इनके हाथ आ जाता है। अब ये इसका नाम देखो, बरार मिला लिया इन्होंने। तो अब क्या करते हैं, ये बरार और छत्तीसगढ़ को मिलाने की, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाने के बाद ये इसका नाम फिर से बदल देते हैं, फिर से नाम रख देते हैं इसका CP और बरार। तो CP तो पहले से था, कब था, 1861 में, जब इन्होंने शुरुआत में नागपुर को मिला लिया था। तो यही सागर नर्मदा का बदल कर नाम क्या कर दिया था इन्होंने,
सेंट्रल प्रोविज़न। तो सीपीए पहले से था भाई, जब बरार को मिला लिया 1903 में तो इसका नाम बदल के इन्होंने अपने हिसाब से रख लिया सेंट्रल प्रोविज़न्स और बरार, सीपी और बरार के नाम से ये क्षेत्र जाने जाना लगा। और कैपिटल उनकी राजधानी वही रही आपका नागपुर, ठीक है। तो ये था असल में सीपी और बरार, ये था हमारा देश आज़ाद होने से पहले की स्थिति। तो आप देख सकते हैं पुराना सीपी और बरार क्या था, महाकौशल का क्षेत्र, पूर्वी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविज़न्स और बरार, इन तीनों चारों हिस्सों को मिलाकर एक नाम रख दिया गया था सीपी और बरार। ये सीपी और बरार इनका चलता रहा, धीरे धीरे सब कुछ ऐसे होते रहे भैया, सब कहानी आगे बढ़ती चली गई। अब क्या होता है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो 1947 में देखिए पूरी कहानी यहाँ पर लिखी भी हुई है। सबसे पहले इन्हें अंग्रेज़ों से जो है सिंधिया पेशवाओं से भोसलों से ये वाला क्षेत्र छीना, जो मैंने अभी पिछले बार आपको समझाया ना, वो पूरी कहानी लाइन से लिखी हुई है। फिर उसके बाद इसका नाम दे दिया उन्होंने सागर नर्मदा टेरिटरीज़। सागर नर्मदा टेरिटरीज़ के बाद फिर उन्होंने नागपुर को छीना। नागपुर को छीनने के बाद 1861 में क्या किया, अभी जो मैंने पीछे समझाया वही सब लिखा है यहाँ पर। 1861 में इन्होंने सागर नर्मदा टेरिटरीज़ और नागपुर को मिलाकर इसका नाम रख दिया सेंट्रल प्रोविज़न्स। समझ रहे हैं ना वो पूरी कहानी। और फिर 1903 में उन्होंने क्या किया, बरार के 4 जिलों को मिलाकर निज़ाम से छत्तीसगढ़ को छीनकर 1903 में इसको सीपी और बरार के नाम से नाम रख दिया सेंट्रल प्रोविज़न्स और बरार, और राजधानी नागपुर। तो ये सारी चीज़ थी जो कि ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे थे, सिर्फ इतने हिस्से की हम बात कर रहे थे। अभी सिर्फ हम इतने हिस्से की बात करते। यहाँ पर पूरी तरह अंग्रेज़ों का राज हो चुका था अब, लेकिन अभी बगल का जो क्षेत्र था ये और ये वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर 25 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी जो कि देसी रियासतें थी। यहाँ पर जो है 38 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी जो कि देसी रियासतें थी। अभी इनका कोई रोल नहीं था, ये अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए अंग्रेज़ थे इन्हीं के कंट्रोल में थी ये सारी चीज़ें। वहाँ पर देसी राजा ज़रूर एक राजा के तौर पर थे, एक टाइटल के तौर पर थे, लेकिन असली कंट्रोल कौन करता था, अंग्रेज। जैसे अगर हम ऐसा मानकर चलें तो इस स्लाइड में जो भी मैंने आपको समझाया वो सब कुछ बना हुआ है बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से पेशवा और सिंधियाओं पर कब्जा, इनसे महाकौशल छीना, फिर नर्मदा टेरिटरी बनी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताई हुई हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग अनअकैडमी ऐप पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी को लाइव क्लासेस वहाँ पर अटेंड करनी है। और अनअकैडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको लाइव टेस्ट फ्री में भी मिल जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर 3 लाइन दिखेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर जाएंगे टॉप मोस्ट में तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी। इन 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, MPPSC व्यापम। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही आप 3 लाइन पर डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिस पे आपको सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम, और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है आपका स्पेशल क्लासेस। अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी आपको यहाँ पर चलते हैं, तो तीनों चीज़ें आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हैं और डेमो क्लासेस। तो ये फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी, डेमो क्लासेस रहेंगी। यहाँ पर आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपको यहाँ पर बताया जाएगा, इंटरेक्ट लर्निंग यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो है आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेंगी और फ्री लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं। देखिए ये आपके परीक्षा के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, साथ में आप यहाँ पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के आंसर, और साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ते हैं उसकी PDF अनअकैडमी ऐप से इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर साथ में अगर हम बात करें, इसमें और भी फीचर्स हैं, किस प्रकार से आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं। साथ में आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के मार्क्स वगैरह कितने आए हैं फ्री लाइव क्लासेस में। ठीक है, पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, और भी अदर कोर्सेज़ के आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट टेस्ट के कोर्सेज़ के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी में। और उसी के साथ देखिए अनअकैडमी के कुछ जो है फ्री कोर्सेज़ भी चलते हैं और प्लस कोर्सेज़ भी चलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि देखिए
फ्री लाइव कोर्सेज में आपको लिमिटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे लिमिटेड सिलेबस कवर कराने का रहता है। और यहाँ पर देखिए आप लोग ओकेजनली आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ यहाँ पर लिमिटेड रहेंगी, लेकिन प्लस कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको ये अनलिमिटेड मिलेगा। आप जितनी चाहे उतनी तैयारी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप पढ़ सकते हैं, उतना पीडीएफ और सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो भी आप प्लस कोर्स के अंतर्गत लेंगे वो आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको। तो इसका चार्जेस रहता है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि देखिए अनअकैडमी ने अभी हाल ही में करंट अफेयर की एक मैगज़ीन निकाली है जिसका नाम है वर्चस्व, और इस मैगज़ीन में आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाएंगे अगर आप एमपीपीएससी व्यापम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है टेस्ट, अभी मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और साथ में अनअकैडमी द्वारा देखिए ये कुछ कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, इनकी डेट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 4 से भी, 6 से भी, आज 6 तारीख से देखिए यहाँ पर ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से। तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे कोर्सेज़ के डेट दी हुई हैं, कब से कौन सा कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप यहाँ से देखकर और उसको उसी हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। उसी के बाद मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है, जब भी आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो उसका मैं आप रेफरल कोड बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोर्स मिलेंगे 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 24 महीने का कोई कोर्स ख़रीदते हैं जिसकी फ़ीस है 12,800, अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं STUDY स्टडी ICAN कैन, ये रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा स्पेशल 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और यही जो 12,800 का कोर्स है ये आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर कीमत में डिक्रीज़ हो गया है। तो इस प्रकार से आपको, जैसे आप कोर्स ख़रीदने जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आगे आप परचेज़ या पे में ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो है इस तरह से रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस जगह पर STUDY स्टडी ICAN कैन, सब कैपिटल लेटर में रहेगा, स्टडी आई कैन एंटर करना है और आगे पेमेंट प्रोसीड करना है तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आप सबको सारी जानकारी बता दी और हम आगे बात करें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, ये सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर कहानी समझ ली, तो किस प्रकार से ये प्रशासनिक तौर पर ये डिवाइड रहा है। अब हम बात करते हैं आज़ादी के समय। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों का समय काल ख़त्म हो चुका है, अंग्रेज़ यहाँ से जा चुके हैं। अब आ गया है 1947। बड़ी खुशी की बात है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, 1947 आ गया है दोस्तों। और इस 1947 में हमारे जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था या पूरे देश का हिस्सा था, कुछ ब्रिटिश वाले प्रांत थे जो पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल करता था और कुछ देसी रियासतें थी जिसमें आधा कंट्रोल देसी राजाओं का था, कुछ ब्रिटिश का था, लेकिन हम उसको देसी रियासतों की कैटेगरी में डाल दिए। अब हमारी सरकार ने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह की कैटेगरी बना दी। ठीक है, इसके हिस्से को मिलाकर और इनके हिस्सों को मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैटेगरी बना दी गई। जो ब्रिटिश प्रांत के जो हिस्से थे पूर्णतः कंट्रोल वाले, उनको रखा गया स्टेट ए की कैटेगरी में। देखिए, स्टेट ए की कैटेगरी क्या था, जिसमें डायरेक्ट सरकार का, डायरेक्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका कंट्रोल था, डायरेक्ट, है ना, स्टेट ए कैटेगरी। वहीं कुछ देसी रियासतों को स्टेट बी में रखा गया, कुछ को स्टेट सी में रखा गया, या इसी को हम हिंदी में बोलेंगे भाग ए या भाग का या भाग खा, इस तरह से भाग ए, भाग बी, भाग सी, इस तरह से, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आप कुछ भी नाम बोल सकते हैं, बात एक ही है, एक ही बंदे को अलग अलग नाम से आप बुला रहे हो, बस ऐसा है। तो देसी रियासतों को भी स्टेट बी या स्टेट सी कैटेगरी में डाला गया। और चौथी कैटेगरी भी होती थी स्टेट डी, लेकिन वो स्टेट डी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं थी, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट डी में यूनियन टेरिटरी, जो कि आपकी केंद्र शासित अभी इस समय की टेरिटरीज होती हैं, वो होती थी उस समय। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको बांटा और बात कुछ ऐसी बनी। देखो, ये पूर्णतः अंग्रेज़ों वाला शासित हुआ करता था, जिसको हम CPN बरार कहते थे, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। अब उसका नाम हो गया था स्टेट ए कैटेगरी में, उसको डाल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश। क्या रख दिया गया, मध्य प्रदेश।
उसको स्टेट ए कैटेगरी में डालने के बाद नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश। अब इसी मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। आपसे परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो ये रहा मध्य प्रदेश आपका, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। समझ गए? तो ये सारी चीज़ थी। फिर पूर्व की ये 25 रियासतों को मिला लिया जाता है, 25 रियासतों को इकट्ठा किया जाता है इनको, और इनको पार्ट बी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ देश आज़ाद हो चुका है भाई, 1947 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जो भी कहानियाँ होंगी उसके बाद की ये सारी बातें। स्टेट बी में रख दिया जाता है और इस स्टेट बी कैटेगरी में रखा जाता है और इसका नाम रखा जाता है मध्य भारत। और इसकी राजधानी 2 बनाई जाती है, एक इंदौर होती है और एक होती है ग्वालियर। क्या होती है? इंदौर और ग्वालियर, 2 राजधानी होती है इसकी। 6-6 महीने के लिए 2 राजधानी बनाई जाती हैं। और फिर तीसरा आपके सामने आएगा ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है आपका स्टेट सी। स्टेट सी कैटेगरी में इसको भी डाल दिया जाता है और साथ में जो बीच में भोपाल अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, इसको भी स्टेट सी में डाल दिया जाता है और इसको नाम रख दिया जाता है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा होती थी। अब हमारे देश में प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, जबकि ये सारी बातें हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसको विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं आज़ादी के बाद। और स्टेट ए में किस प्रकार के राज्य रखे जाते थे और स्टेट बी में किस प्रकार के रखे जाते थे, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे की चीज़ें हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे कि 1947 से 1956 में असल में क्या क्या बदलाव आए, और 1956 से लेकर सन 2000 के बीच में क्या क्या बदलाव आए, और 2000 के बाद क्या क्या बदलाव, ये कल की क्लास समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल समझते हैं हम सारी चीज़ों, मतलब कल की क्लास मतलब आज ही आएगी आपकी दूसरी क्लास भी, इसके सेकंड पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट एक साथ आ जाएंगे, तो वो हम समझते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।